नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन लूप के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये काफ़ी, आप ये समझ लीजिए कि सोचने के बाद आया हुआ है। और जब जो दो पॉडकास्ट पहले हमने पार्थ सिंह इंटरप्रेटेट्स संदीप महेश्वरी वाला जो देखा था, उसमें मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन लूप के बारे में थोड़ा सा बताया था, और वहीं से ये मेरे माइंड में चल रहा था और काफ़ी टाइम से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। आज इसको फर्दर डीप एनालिसिस करेंगे कि बिजनेस के अलावा प्रॉब्लम सॉल्यूशन लूप जो जीवन के और भी क्षेत्र हैं उसमें कैसे आवेदन होता है इसका, हाउ इज इट अप्लाइड इन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कुछ चीज़ें पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक सृजनता, ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% हैं हमारे जीवन में। 96% जो चीज़ें हैं वो हम ज़्यादातर लोग करते ही नहीं हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब तो आपको पता होगा, पर आर्थिक सृजनता का मतलब शायद आपको नहीं पता होगा, या भौतिक सृजनता। सृजन मतलब होता है क्रिएशन, और भौतिक मतलब होता है मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं जो कि क्रिएट करी गई हैं मनुष्यों के द्वारा, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट करना, संगीत में कुछ नया बनाना, विश्व में कुछ नया बनाना, एक्टिंग में कोई नई मूवी बनाना, नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना, कोई नई साइंटिफिक थ्योरी या डिस्कवरी आप खुद से क्रिएट करना, किसी चीज़ में पीएचडी हासिल करना, सर्जरी में कुछ नया लाना, ये सारी चीज़ें आपकी भौतिक सृजनता में आएंगी। अब ये दोनों ही जीवन में 4% का भाग रखती हैं। 2% आपकी आर्थिक हो गई, 2 क्या, 1 ही जाएगी वैसे तो, लेकिन चलिए आपको 2 दे दिया, और 2 हो गई आपकी क्रिएटिविटी में कोई म्यूजिशियन है, कोई एक्टर है, डॉक्टर है, यूपीएससी, कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ भी है, कोई भी पद पे है, किसी भी जगह में है, कुछ भी कर रहा है, ये सब भौतिक सृजनता में आएगा। और आर्थिक स्वतंत्रता मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी 2%। तो 96% जो है वो हमारा कुछ है ही नहीं। 96% जो है, अगर मैं आपको सही बताऊँ तो वो कोई फॉलो ही नहीं करता है। 95% जीवन का जो उद्देश्य है, आउट ऑफ 100 2% आपका आर्थिक हो गया, 2% आपका सृजनता हो गया, यानी क्रिएटिविटी, यानी राजसिक गुण, जो भी आपको मानना चाहें मान सकते हैं। 95% आपकी स्पिरिचुअलिटी हो गई, और 1% आपके रिश्ते हो गए, रिलेशन। अब रिलेशन 1% क्यों है? क्योंकि अगर पैसा नहीं है
काबिलियत नहीं है, हुनर नहीं है। हुनर से कुछ नहीं होता, धन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर बहुत हुनर है, लड़की का बाप उनको उनका हाथ नहीं देता है। जैसे मुझे ऐसा लगता था पहले कि लड़कियों को इम्प्रेस किया जा सकता है पैसे से, लेकिन 17 से 22 साल की लड़की आपसे पैसा नहीं देखती। 16 से 22 साल की औरत तो वैसे शब्द सही नहीं है, क्योंकि अरेबिया में जो औरत शब्द का अर्थ है उसका मतलब होता है, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा आपको खुद ही दिख जाएगा। तो जो स्त्री होती है 17 से 22 साल की उम्र में, उसकी विजन बड़ी नहीं होती लाइफ को लेके, वो आगे कुछ एजेंडा नहीं सेट करती है, वो सिर्फ फन चाहती है। 25 के ऊपर की जो स्त्रियां हैं वो पद देखती हैं, वो धन देखती हैं, वो प्रतिष्ठा देखती हैं, ये 3 चीज़ें देखती हैं। सम्मान हो चाहे ना हो, धन जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास धन है लेकिन आपके पास प्रतिष्ठा नहीं है तो हो सकता है वो आपसे तब भी शादी ना करे। तो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये 3 चीज़ें जो हैं, मतलब सम्मान अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, बट पद, प्रतिष्ठा और धन, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो जब ये 3 चीज़ें होती हैं तो स्त्री आपसे, उसका एजेंडा सेट रहता है पहले से ही। अब आप कहेंगे कि अरे यार ये क्या हो गया, आपने इसको 1% पे रख दिया, आप उसको 2% पे रख दिया, आर्थिक चीज़ों को, यानी पैसा और क्रिएटिविटी को 2% मैंने इसलिए रखा क्योंकि जो क्रिएटिविटी है वो ऊर्जा को सही दिशा देती है। 24 घंटे में आप करोगे क्या? कई लोगों के पास इस देश में, इस संसार में एक्चुअली काम ही नहीं है करने के लिए। उन्होंने अपनी शादी कर ली है, नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस अब काम ही नहीं कुछ करने के लिए। कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो चैलेंजिंग हो, जो चुनौती भरा हो। तो हमेशा लाइफ में, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ चुनौतियां होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। अब चुनौती अगर आप पकड़े रहोगे हमेशा तो क्या होगा? आपकी जो ऊर्जा है वो सही स्थान से बहेगी, वो है आपका मस्तिष्क। तो ऊर्जा यानी जो एनर्जी है, दैट हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्रेन और थ्रू द ब्रेन, नॉट फ्रॉम द जेनिटल्स और सेंसरी प्लेजर्स। जब आप ब्रेन से ऊर्जा को यूज नहीं करते हैं तो सेंसरी ऑर्गन्स आपकी अटेंशन को खींच लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 95% स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर अध्यात्म यानी खुद को जानना, स्वयं को जानने से वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य प्राप्त होने से चीज़ों को छोड़ने की क्षमता आती है। नहीं तो चीज़ों को छोड़ने की बातें होती हैं, वाकई वास्तविकता में वस्तुएं छूटती नहीं हैं। वस्तुओं का त्याग नहीं होता, वस्तुओं का यज्ञ नहीं होता है। नहीं समझ में आया? वैराग्य प्राप्ति से एक मनुष्य को चीजों को छोड़ने का रीजन मिलता है। जैसे कि कोई भी स्थिति है वो आप छोड़ना चाहते हो, आप नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप आइडेंटिफाइड हो उससे, आपको परम सत्य नहीं पता, आपको बड़ी रियलिटी पता नहीं चली है। तो जब बड़ी रियलिटी पता नहीं चली है तो आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाओगे। कि घर में मान लो ऊपर 3रा मंजिला बनवाना है तो वो नहीं बन पा रहा, तो दिक्कत हो रही है। आपकी बच्ची जो है वो टेढ़ी मेढ़ी पैदा हो गई तो आपको दिक्कत हो रही।
आपकी पत्नी का अफेयर हो गया, वो किसी और के साथ भाग गई, आप निकल नहीं पा रहे हो, साल बीत गए, 10 साल हो गए, निकल नहीं पा रहे हो, दिक्कत हो रही। छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करेंगी क्योंकि आप छोड़ नहीं पाओगे, परिस्थितियां छोड़ नहीं पाओगे आप। एक परिस्थिति बन जाती है जीवन में, स्थितियां बन जाती हैं, कुछ होगा एकदम से आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे, आप कहोगे भाई ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। आप कहोगे ये क्या चक्कर हो रहा भाई, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो उनको छोड़ने की जो क्षमता है वो वैराग्य से आती है, वो बोल्डनेस से नहीं आती है, वो ब्रेवरी से नहीं आती। साहस, साहस कहते हैं लोग, साहस पैदा करो, ये आदमी बहुत साहसी है, ये आदमी बहुत साहसी। वो आदमी साहसी, उसकी लिमिट है। हर आदमी की जो साहस का लिमिट होता है, एक हिम्मत का लिमिट होता है। वो आदमी सब कुछ छोड़ देगा, हो सकता है फिजिकल वर्ल्ड छोड़ दे, अपने शरीर को भी त्यागने के, पर अपने घर वालों को ना छोड़ पाए। तो दुखती नफ्स जो होती है आपकी, वो रहती है। सिंपल सा मतलब है, वैराग्य प्राप्ति के बाद वो जो दुखती नब्ज है, जो दुखती नब्ज आपकी है, वो गायब हो जाएगी। अब आपके पास अगर पैसा नहीं होगा, आपको रेंट देना है, आपकी प्रॉब्लम्स है, परेशानियां आपकी चल रही जीवन में, कर्जे चढ़े हुए हैं 3-3, 4-4, 5-5, तो क्या होगा? आपको ऊपर ऊपर से डिप्रेशन होगा, लेकिन वो डिप्रेशन हो सकता है थोड़ा गहरा भी हो जाए। लोग कहें कि आपके आंखों के नीचे गड्ढा पड़ गया, आपकी शक्ल चुसे हुए आम की तरह लगने लगेगी, लोग बाहर से पहचान नहीं पाएंगे, लोग कहेंगे बड़ा परेशान है। तो इसी वजह से वैरागी जो मनुष्य होता है, उस मनुष्य को शरीर के माध्यम से पहचानना संभव नहीं, असंभव है। वैराग्य मतलब होता है बियॉन्ड डिजायर। मतलब क्या? ना मुझे राग से प्यार है, ना विराग से प्यार है, ना मुझे द्वेष से प्यार है, ना राग से प्यार। राग द्वेष खत्म हो गया। राग मतलब होता है आकर्षण, द्वेष मतलब होता है विकर्षण। राग मतलब होता है आकर्षण, मुझे ये चाहिए, मुझे ये तो नहीं चाहिए, ये दो चीजें होती हैं, वो दोनों खत्म हो जाएगा। अब पूरा कंट्रोल ब्रेन आपके हाथ में दे देगा। ऑब्वियसली साथ साथ जो मैंने आपको साधना बताई है वो तो करते ही रहना है, ऐसा नहीं है कि साधना का यहाँ पे पर अभी हम वैराग्य की बात कर रहे हैं, तो साधना की भूमिका आपको पता होनी चाहिए, वो पहले के पॉडकास्टों में क्लियर हो चुकी है। तो वैराग्य जो है वो बेसिकली इसलिए होता है जिससे आपके पास पावर आ सके, विल पावर आपकी बढ़ सके, आप फाइटर बन सको। क्योंकि फाइटर कितना लड़ेगा? एक आदमी क्या कर सकता है? मैक्सिमम क्या करेगा? पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा और कहीं अच्छे बिजनेस कर लेगा, कहीं जॉब कर लेगा, पैसा कमाएगा, उससे घर चलाएगा, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकल पेन का क्या? साइकोलॉजिकल पेन के लिए ब्रेवरी थोड़ी चाहिए। नहीं समझ में आया? अरे आपकी बिटिया भूखी मर रही है, उसका आपको सलूशन निकालना है। आपको पता है क्या सलूशन है? वो क्या है? वो सलूशन है जाके बाहर कमाओ, जॉब करो। आपकी बेटी विकलांग पैदा हो गई और अब जो साइकोलॉजिकल पेन आपके जीवन में आ रखा है, उसका क्या करोगे? उससे कैसे लड़ोगे? आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उससे आपकी मां की मृत्यु हो गई, उससे कैसे लड़ोगे? आपका हाथ कट गया, उससे कैसे लड़ोगे? आपका दोस्त, परम मित्र, जो बचपन का यार था, वो आपको छोड़ के चला गया किसी और के साथ, कैसे करोगे? क्या करोगे?
जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियां प्रकट हो जाती हैं जिन स्थितियों से निकलना नामुमकिन है। उस स्थिति में रहते हुए भी उस स्थिति में कैसे ना रहें, वो वैराग्य है। वैराग्य प्राप्ति के बाद डिजायर तो छूटेगा ही छूटेगा, जितने भी डर है वो भी छूट जाएंगे। जब डर छूट जाएंगे, डिजायर छूट जाएंगे, तो क्या होगा आखिरी में? लोग मेरे से बात क्या करते हैं? लोग आइडेंटिफाइड हैं। मैं एक म्यूजिशियन हूं। जैसे मैं म्यूजिक की कुछ बात करता हूं, लोग नीचे कमेंट करते हैं, अरे सर आपने म्यूजिक के बारे में बोला, मजा आ गया। आप सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। यहां पे आपके एक आंसर से मैं आपकी अभी स्थिति क्या है जीवन में वो बता सकता हूं। आप एक ट्राइब से आइडेंटिफाइड हो, एक ऐसे ट्राइब से। ट्राइब मतलब क्या? एक आर्मी, एक ग्रुप। वो ग्रुप क्या है? मैं एक म्यूजिशियन हूं, ये ग्रुप है। जैसे आप कहोगे मैं म्यूजिशियन हूं, अब आपको म्यूजिशियन के साथ उठना बैठना अच्छा लगने लगेगा, उनकी बातें करना अच्छा लगने लगेगा, जो म्यूजिशियन करते हैं वो करना अच्छा लगने लगेगा। तो जैसे मैं बात करता हूं, आपको खुशी होती है, आपको प्रसन्नता होती है कि अरे सर आपने म्यूजिक के बारे में इतना अच्छा बोल दिया, जबकि मैंने आपसे क्या कहा, ये सब 2% है जीवन का, लेकिन लोग इसको बना के क्या रखेंगे? 200%। मुझे किसी भी व्यक्ति की उतनी ही इज्जत है जितनी होनी चाहिए। अगर मैं सोनू निगम के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, अरिजीत सिंह के बारे में, कभी कभी आप मेरे सुनते हैं कि मैं अरिजीत सिंह के बारे में बोल रहा हूँ, सोनू निगम के बारे में बोल रहा हूँ, तो मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट उनके अंदर से, मेरे अंदर से निकलती है जितनी उनको देनी है। कि ठीक है आपने म्यूजिक में पारंगत हासिल करी, लेकिन एक तरफ से डिसरिस्पेक्ट भी है मुझे उनको, उनके लिए। वो डिसरिस्पेक्ट मैं इंस्टाग्राम पे बता नहीं सकता। अगर मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे यहाँ से बातें करने लगूँ डिसरिस्पेक्ट की, जो कि मुझे हर एक व्यक्ति के लिए है। मुझे पैशनेट आदमी की रिस्पेक्ट है, लेकिन जो पैशनेट है मुझे उसकी डिसरिस्पेक्ट उससे ज़्यादा है। जितनी मुझे रिस्पेक्ट नहीं, उससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है लोगों की मुझे। क्यों? क्योंकि आप 50 साल से म्यूजिक कर रहे हो, बैकग्राउंड में आप क्या कर रहे हो? जिस व्यक्ति को मरने से पहले कुछ करना होता है, मुझे बचाना, मुझे ये करना है, क्या बोलते हैं, पियानो बजाना है, गिटार बजाना है, संगीत करना है। वो देखो फलाना मरने से पहले पियानो बजाता रहा, फलाना मरने से पहले कंपोजिशन करके चला गया, फलाना मरने से पहले गाना लिख के चला गया, वो फलाना आजीवन ढोंग करता रहा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी समझ में आ गई है। उसका सबसे बड़ा संकेत यही है कि अगर आखिरी मृत्यु के आखिरी क्षण में तुम्हारी वासना ऊपर आ जाती है, सरफेस हो जाती है, तो समझ लो तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी गई तेल लेने। पूरे जीवन में तुमने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि चक्कर यह है कि स्पिरिचुअलिटी अटैक ही करती है डिजायर पे, और इसको तौलने के लिए किसी के भाषण नहीं सुनने हैं, उसकी एक्शन को फॉलो करना है। आपको समझ में आ जाएगा कि आदमी जेन्युइन है कि अनजेन्युइन। तो कोई भी आदमी बुढ़ापे तक अगर संगीत कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस आदमी ने 2% जीवन जिया, 98% वो जीवन जिया नहीं। क्योंकि कई ऐसे सिंगर्स और एक्टर्स हैं जो कोकेन लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं,
अब ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड बेस बनाना ज़रूरी था। अगर आप देखें, अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मैंने इंस्टाग्राम को हैक कर लिया। ऑलमोस्ट मैंने कुछ 20-25 वीडियोस डाले, 15-20 होंगे, उसमें से 7 से 8 वीडियो वायरल हो गए। क्यों वायरल हुए मैं बाद में बात करूंगा उस पर, और आगे भी होंगे। और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को दिए नहीं देख के बता सकते हो कि ये आदमी वासना ग्रसित नहीं है। आप कहोगे ये आदमी बहुत पैशनेट है म्यूजिक को लेके। म्यूजिक को लेके पैशनेट हूं क्योंकि जवान हूं, अभी ऊर्जा चरम सीमा पे है। ऊर्जा को सही स्थान देना आवश्यक है, नहीं तो ऊर्जा इंद्रियों में चली जाएगी। ऊर्जा का आत्मज्ञान से कोई लिंक नहीं है, यह थोड़ा समझना जरूरी है। ऊर्जा का अपना अलग सिद्धांत है, आत्मज्ञान की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग जगह है। आत्मज्ञान वासनाओं पे अटैक करता है, साधना ऊर्जा पे अटैक करती है, और कर्म ऊर्जा पे अटैक करता है। ऊर्जा पे वार करता है। आत्मज्ञान ऊर्जा पे वार नहीं करता। यह बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि आत्मज्ञान ऊर्जा पे वार करता है। नहीं, तो लोग ये सोचते हैं कि कई ऐसे ढोंगी बाबा या यूट्यूब गुरु चरस पीते हुए मिलेंगे, भांग बनाते हुए मिलेंगे, बलात्कारी निकल जाएंगे, गांजा पिएंगे, शराब पीते हुए मिलेंगे, खाना खाते हुए मिलेंगे, खूब सारा खाना खाएंगे। आप देखोगे उनका जो पेट है वो निकला आ रहा है, उनका जो शरीर है उससे पता चलता है कि आपने कल रात में पिज़्ज़ा खाया है। क्योंकि शरीर ये बता सकता है कि अगर आदमी कोई मोटा है, लेकिन संसार बेवकूफ़ है, संसार को आइडेंटिफाई करना नहीं आता। बताया ना मैंने, मार्केटिंग में एक कहावत है कि स्पिरिचुअलिटी वाले कुछ भी बोलते रहें, अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो हमारे रूल्स फॉलो करो। बड़ा खतरनाक चीज है। ये किसने बोला है? मैंने ही बोला है। क्यों? क्योंकि किसी को भी इन्फ्लुएंस करना है, मासेस जो है 95 to 96, 98% लोग, उनके ऊपर पर्सुएशन काम करता है, सेल्स टेक्निक से काम करती हैं। उनको बताना होता है, वो क्वेश्चनिंग बिहेवियर नहीं होता, उनका ऑब्जर्वेशनल माइंडसेट नहीं होता है, तो वो पकड़ नहीं पाते हैं। उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए वो स्ट्रैटेजीज है मार्केटिंग में, वही लगानी होगी आपको। तो ऊर्जा का जो आत्मज्ञान जो है वो ऊर्जा पे वार नहीं करती है। लोग सोचते हैं आत्मज्ञानी लोग जो होते हैं वो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। मतलब वो ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, वो सात्विक भोजन करेंगे, वो शराब नहीं पिएंगे, वो चिकन नहीं खाएंगे। ये आत्मज्ञानी लोग की पहचान है। निसर्गदत्त महाराज सिगरेट पीते थे, बीड़ी फूकते थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि ये बताइए कि आप तो आत्मज्ञानी हैं, आप तो उपनिषद की अद्वैत की बातें करते हैं, ये क्या नाटक कर दिया आपने? तो उन्होंने कहा देखिए ये तो आदत है, आदतों को हैंडल करने की अलग स्कीमें होती हैं, लेकिन लोगों ने ये सोचा आत्मज्ञान सिर्फ और सिर्फ वासना पे अटैक करेगा। और जब वासना पे अटैक होता है तो बल आता है, क्योंकि जहां वासना नहीं है वहां डर नहीं है, और जहां डर नहीं है वहां पे विल पावर होती है। भाई आप फौज में लड़ रहे हो, आपको डर है कि आप अपनी माँ के पास पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, तो आप डर रहे हो क्योंकि माँ आपका डिजायर है या वासना है या अटैचमेंट्स जो हैं, मोह माया जो है। तो होता क्या है कि
जैसे ही आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, अब मोह खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि ये शरीर भी जो है वो मैं हूं नहीं, तो आप अच्छे से लड़ पाओगे। साहस आ जाता है, ब्रेवरी आ जाती है, अल्टीमेट ब्रेवरी बोलते हैं उसको। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बात करी थी कि सैनिकों को आत्मज्ञानी होना चाहिए। अगर एक देश के सैनिक आत्मज्ञानी हो गए तो वो देश हार नहीं सकता, चाहे कोई भी विश्व युद्ध, दुनिया का कितना भी बड़ा विश्व युद्ध हो जाए। क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग से ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। आपके हाथ में बम है, आपको पता है कि यही 3 सेकंड की टाइमिंग है जिसमें मैं पूरी की पूरी मंडली को उड़ा सकता हूं एक बार में। अब आपको ग्रेनेड दे दिया, आपको क्या दे दिया? ग्रेनेड दे दिया, ग्रेनेड। आपको बम दे दिया हमने हाथ में। अब आपके पास 3 सेकंड है, लो भाई बम हाथ में आ गया। अब आपकी दगदग, मम्मी पापा बच्चा बुच्ची पत्नी याद आ रही है आपको। खत्म, 3 सेकंड निकल गया, गए, हार गई, वॉर हार गए। उन 3 सेकंड में अगर आप उस मंडली को उड़ा देते, वो जो पीछे दुश्मनों की फौज है उसमें उसका जो ग्रुप है, तो आप जीत सकते थे। तो इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जहां पे आप, अगर कोई ब्रेव इंसान है, कोई बहुत ही ज़्यादा जानकार है, आत्मज्ञान के बारे में, तो वो आदमी आपको हमेशा ब्रेव मिलेगा, साहसी मिलेगा। उस आदमी के जो अटैचमेंट्स है वो अपने आप कम होने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो उन अटैचमेंट्स के साथ रहेगा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है समझने के लिए, क्योंकि इसमें लेयर्स होती हैं अंदर ही अंदर। तो जहां तक मेरा दिमाग चलता है मैं बताऊंगा आपको, मतलब जहां तक मुझे सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। अगर आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे हो और आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया आपने, अगर आप एक आत्मज्ञानी हो और अपनी बीवी के साथ रह रहे हो, अपने माता पिता के साथ रह रहे हो, बच्चों के साथ रह रहे हो, तो अटैचमेंट रहेगा। लेकिन अगर आप एक आत्मज्ञानी हो और आपको वहां से अपनी बीवी और अपने बच्चों से अलग करके दूसरे प्लैनेट पे भेज दिया जाए या दूसरे देश में, विदेश में भेज दिया जाए, उस जगह से काफी डिस्टेंस कर लिया जाए, तो अटैचमेंट्स को छोड़ने की क्षमता जो है वो आपके अंदर नॉर्मल जो अज्ञानी हैं उनसे 1000 गुना ज्यादा रहेगी। यानी अगर एक आदमी 1000 दिन में अपनी पत्नी को बुलाएगा, तो आपको अपनी पत्नी को बुलाने में हो सकता है 100 दिन लगे। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि लेट गो का मतलब होता है वैराग्य, लेटिंग गो। लोग लेट गो नहीं कर पाते। लोग कहते हैं, काउंटर सवाल पूछते हैं कि सर आपके लिए बड़ा, ये सब बातें कहने के लिए आसान होती हैं, जब करना होता है ना तो फटके हाथ में आ जाती है। बात सही है। आप कैसे छोड़ोगे अपनी उस धारणा को? आप कैसे छोड़ोगे समाज की वासनाओं के बोझ को जो आपके ऊपर डाल दिया गया है? आपको साबित करना है अपने नाम को सोसाइटी में, समाज में। आप कैसे छोड़ोगे अपने बचपन की वासनाओं को, अपने बचपन के बर्निंग डिजायर्स को कैसे छोड़ोगे आप? ये बता दो मुझे। कोई तरीका नहीं है छोड़ने का, क्योंकि आप कहोगे कि आपके लिए छोड़ना आसान है, हमारे लिए नहीं है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि आपको छोड़ने के लिए पहले कुछ बड़ा पकड़ना पड़ेगा, छोटा छोड़ने के लिए। ये जरूरी है। तो आत्मज्ञान क्या करता है कि आदमी को, एक कहते हैं ना, भीगी बिल्ली से शेर बना देना, तो भीगी बिल्ली से शेर बन जाता है आदमी। यही अर्जुन के साथ हुआ था। जब अर्जुन को गीता बताई गई तो अर्जुन ने तलवार उठाया और सबको काट डाला, क्योंकि अर्जुन डर रहा था।
तो आत्मज्ञान यही है, इसलिए आत्मज्ञान ज़रूरी है। और आत्मज्ञान एक चीज़ पे अटैक करता है, वो है अटैचमेंट्स एंड डिज़ायर्स। अटैचमेंट्स तब तक बने रहेंगे जब तक आप अपने घर वालों के सामने रहोगे। ये मत सोचना कि आत्मज्ञान वहां काम करेगा। वहां भी रोना आएगा, हंसना आएगा, वहां भी दुख परेशानी नॉर्मल इंसान की तरह होगी। जैसे आप छोड़ोगे, किसी की डेथ हो गई या आपको दूर भेज दिया गया, आप के पास स्विच आ जाएगा कि अब मुझे इसको भूलना है। लोग नहीं भूल पाते। 100 साल तक लोग अपनी बीवी की फोटो अपने पर्स में डाल के रखते हैं। 50 साल तक अपने माँ बाप की फोटो अपने पर्स में डाल के रखते हैं। रोज उस वॉलेट को खोलते हैं, देखते हैं कि हाँ ये मेरी मम्मी थी, हाँ ये मेरे पापा थे। छोड़ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी मूवी देख लेंगे तो याद आ जाती है, रोने लगते हैं। रात में सो नहीं पाते, रात भर डिप्रेशन रहता है। 10 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, पार्टनर को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं है कि कितने पार्टनर ऐसे आए, कितने गए। न जाने कितने समय से तुम्हारे साथ यही हो रहा है, लेकिन तुम बेवकूफ हो। क्यों? क्योंकि तुमको लगता है कि भौतिक में सुख है। तुम्हें अभी इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि भौतिक में सुख नहीं है। जिस दिन तुम्हारे एक्शंस में मुझे दिखने लगेगा, तुम्हारे शब्दों में नहीं, क्योंकि कई लोग यहां पे बातें करते हैं म्यूजिक की, कई लोग हैं यहां पे म्यूजिक की बातें करते हैं। यहां स्पिरिचुअलिटी की बातें हो रही कि म्यूजिक की बातें हो रही हैं? जब म्यूजिक की बातें हो रही है तो वहां म्यूजिक की बातें होंगी, वो दूसरा चैनल है। म्यूजिक ने मेरे को कभी हेल्प ही नहीं किया। जैसे कि शाहरुख खान को सिगरेट पीने से, एक्टिंग कर तो रहा तो सिगरेट क्यों पी रहे हो? एक्टिंग में अगर वो रस होता, पैसे में अगर वो रस होता, तो तुम सिगरेट क्यों पीते? तुम शराब क्यों पीते? तुम क्यों पी रहे हो शराब सिगरेट भाई? क्यों कोकेन करते हो तुम लोग? बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर जो कोकेन करते हैं, उनको तो उनका सपना पूरा हो गया। तो मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लगा ये सब बकवास है। इसका मतलब क्या मैं एक पैशनेट सिंगर नहीं हूं? मैं पैशनेट सिंगर हूं, लेकिन मुझे पता है कि उसकी जगह क्या है, वो 2% है। इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, उसको मैं सीरियसली लेता हूं। क्योंकि होता क्या है कि हर एक समस्या जो है उसको सॉल्व करने के लिए हम एक सोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और धीरे धीरे वो सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन एक नई प्रॉब्लम ट्रिगर करता है। ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसीलिए ये पॉडकास्ट मैंने किया था। अभी थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें हुई हाल ही में जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ पॉडकास्ट पे। कुछ ऐसी समस्याएं जीवन में चल रही हैं जिसके चक्कर में मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसको, बिकॉज ये मेरे लिए एक मशीन की तरह ही है। मुझे मोबाइल चलाना है और बोल देना है। अल्टीमेटली जब तक मेरा सेटिस्फैक्शन इसमें है तब तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जीवन में जहाँ पे आपको लगता है कि यार बहुत हो गया। तो कभी आपसे मैं इसके बारे में चर्चा ज़रूर करूँगा, लेकिन हो सके तो मेरे पॉडकास्ट आना ही पूरी तरीके से बंद हो जाए, या महीने में 1-2 पॉडकास्ट आ रहे हो, या रेगुलरली आने लगे। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है आगे, बट कुछ स्पेशल अगर मैंने डिस्कवर किया तो उसको ज़रूर आपके साथ पॉडकास्ट पे शेयर करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 380 पॉडकास्ट हो चुके हैं अभी
तो आई थिंक आप लोग के लिए शायद इतना इनफ होगा कि आप लोग उसमें अपना सुनते रहिए, कुछ फ़ायदा हो तो ठीक है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं इस विषय पे कि एक प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन को क्रिएट करता है और वो सोल्यूशन एक नई प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है। ये हमने बिजनेस में देखा था, जैसे कि सैमसंग मोबाइल आपने लिया, उसके बाद आपको चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या बोलते हैं उसको, लैमिनेट कराना क्या बोलते हैं, मैं फिर से भूल गया टेम्पर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, बैक कवर की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोन ख़रीदने के बाद 10-12 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको कंपनी आपको सॉल्व करके देती है। पर ये चीज़ सिर्फ बिजनेस में अप्लाइड नहीं है, ये चीज़ रिलेशनशिप्स में भी अप्लाइड है और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी अप्लाइड है। ये इस चीज़ को हमने नहीं देखा था। जैसे कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो क्या प्रॉब्लम है, मैं दुखी हूँ तो मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, तो जैसे आप दुखी थे ये प्रॉब्लम है, सल्यूशन गर्लफ्रेंड है। तो आदमी जैसे गर्लफ्रेंड बनाता है उसको ये नहीं पता होता कि सल्यूशन प्रॉब्लम ट्रिगर करेगा। प्रॉब्लम सल्यूशन लूप बोलते हैं उसको। तो जैसे ही वो आप गर्लफ्रेंड बनाते हो, अब आपको 10 ऐसी प्रॉब्लम दिखने लगती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक बॉयफ्रेंड को दिखती हैं जो कि सीरियस है। भाई लेट्स से कि आपने अगर सेक्स के लिए भी गर्लफ्रेंड बनाई तो ये कुछ ऐसा ट्रिगर कर सकता, हो सकता है आपको उससे प्यार हो जाए और उसको आपसे ना हो, ये प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है। हो सकता है कि वो आपको रेप केस में अंदर करवा दे, हो सकता है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अगर सब कुछ सही भी चला तो आपके अंदर वो एक ऐसी प्रॉब्लम ट्रिगर कर देगी जो प्रॉब्लम बैड हैबिट्स में आती हैं, जैसे कि मल्टी पार्टनर सेक्स करना, यानी एक के बाद एक सेक्स करते जाना, जैसे आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, परसों किसी के साथ। ये लगता है कि ये बड़ा मज़ा आता होगा, बट एक्चुअली में ये एक प्रॉब्लम ट्रिगर हुई है बिकॉज आपने ऐसी चीज़ें डाली हैं। तो आप सच्चा प्यार भी अगर ढूंढोगे और अगर आपको अच्छी लड़की मिल भी जाती है, एक प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी, प्रॉब्लम आपकी थी कि आप दुखी थे और उसके बाद आपने उस दुख का निवारण पाने के लिए गर्लफ्रेंड बनाई, उस गर्लफ्रेंड ने आपको सच्चा प्यार दिया। अब यहाँ तक लोग देख पाते हैं, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती हैं। आपको उस बंदी की आदत पड़ जाती है। हो सकता है लड़की का बाप ना माने, हो सकता है कि आपको लड़की इतना पागल कर दे कि आपसे शादी ना करे बाद में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो होता क्या है, जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने चलते हो और वो सल्यूशन निकलता है तो वो सल्यूशन इटसेल्फ बिकम्स अ प्रॉब्लम। मतलब सल्यूशन निकाला था प्रॉब्लम का निवारण के लिए, बट सल्यूशन खुद ही प्रॉब्लम बन जाता है। इसको प्रॉब्लम सल्यूशन लूप बोलते हैं। ये एक ऐसा लूप है जिसमें आप फंसे रहते हो। इसको माया भी कह सकते हो, इसको संसार भी कह सकते हो। ये बहुत और जगह भी काम करता है, बहुत और जगह भी काम करता है। ये तो मैंने सिर्फ रिलेशनशिप में बताया। अब कुछ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन तो इस दुनिया में है, जैसे कि लड़की तो मिल जाएगी आपको इस दुनिया में, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनका सल्यूशन इस दुनिया में नहीं है।
तो आपने स्त्री का साथ चाहा, स्त्री आपको मिल गई, उसके बाद क्या हुआ? वो फिजिकल प्रॉब्लम आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन गई। मतलब आप प्रॉब्लम का सल्यूशन फिजिकल से निकाल रहे थे, जैसे ही आप फिजिकल पे एंटर करोगे आपकी जो प्रॉब्लम है वो परिवर्तित हो जाएगी साइकोलॉजिकल में। और उस साइकोलॉजिकल का प्रॉब्लम फिर से आप फिजिकल से निकालते हो। भाई आपने किसी से शादी करी, आपको शुरू में उसके साथ मजा आया, लेकिन अब वो वापस अंदर से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही, जैसे कि मजा नहीं आ रहा मुझे इसके साथ, फिर आप किसी और के पास चले गए। तो आप बार बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो फिजिकल से निकाल रहे हो, फिजिकल वर्ल्ड से। तो चक्कर क्या होता है कि जब आप फिजिकल वर्ल्ड में स्टार्ट करते हो सलूशन ढूंढना, तो आपको सलूशन तो मिल जाता है, लेकिन वो सलूशन इटसेल्फ बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज जो प्रॉब्लम वो बनेगा अल्टीमेटली जाके वो साइकोलॉजिकल बनेगी, साइकोलॉजिकल पे अटैक करेगा वो। तो दो टाइप की ही प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले तो इसको थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए बोलना चाहूँगा कि फिजिकल प्रॉब्लम होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं। फिजिकल प्रॉब्लम जैसे कि संसार में आपको कुछ चाहिए वो आपको नहीं मिला जो संसार में है, ठीक है, तो उससे आपको लगता है कि उससे आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो संसार में मिलता तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमेशा साइकोलॉजिकल सही होगी। ये थोड़ा सा आपका मुश्किल पड़ रहा होगा समझना, बट इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, पकड़िए इसको थोड़ा सा, कि प्रॉब्लम जब साइकोलॉजिकल है यानी इंटरनल है, तो सल्यूशन भी तो इंटरनल होगा। सल्यूशन कैसे बाहर हो सकता है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब आपने वैराग्य प्राप्त कर लिया, अब ध्यान से सुनना। अब आपने कहा चलो ठीक है मुझे किसी बड़े गुरु ने कहा है कि चलो आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, गए भैया, अष्टावक्र गीता पढ़ा, साधना करी, सब कुछ किया, समझ गया भाई मैं कौन हूं, वैराग्य प्राप्त हो गया। अब क्या होगा? अब आपका फिजिकल से ध्यान हट जाएगा पूरी तरीके से। दैट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। तो वैराग ऐसा नहीं है कि आपको 100% हर जगह से प्रॉब्लम मुक्त कर देता है। वैराग आपको हटाएगा, आपको कहेगा ये सक्सेसफुल मत हो, ये पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि ये सब छोड़ दो, सब त्याग दो। लेकिन चक्कर क्या है कि ये इनएविटेबल है, यानी अटल है, ये होना ही होना है। अगर वैराग्य आएगा तो आएगा, ये भी आएगा। तो चक्कर क्या है कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। अल्टीमेटली आपको जब सब कुछ सॉल्व करते जाओगे फिर आपको पैटर्न समझ में आएगा, हिडन पैटर्न, कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और आप सोल्यूशन निकालते रहोगे। जब तक आप भौतिक से जुड़े हुए हो तब तक प्रॉब्लम और सोल्यूशन आती रहेंगी। जैसे आपने शरीर छोड़ा तो भौतिक छोड़ा, भौतिक के कानून छोड़े, भौतिक के रूल्स एंड रेगुलेशन छोड़े, भौतिक के नियम कानून छोड़ दिया आपने। ये चीज होती है। तो हर एक समस्या का निवारण अगर आप निकालोगे, निवारण ही एक समस्या बन जाता है। वो निवारण एक समस्या क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी बीच में पुनीत सुपरस्टार काफी वायरल हो गया, तो लोगों को एंटरटेन यानी
मनोरंजित करने के लिए एक नया एलिमेंट इंस्टाग्राम ने स्टार्ट किया। वो था कि भाई पुनीत सुपरस्टार, पुनीत सुपरस्टार, पुनीत, हर जगह पुनीत सुपरस्टार। अब अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम क्या कर रहा है कि पुनीत सुपरस्टार को हटा दे रहा। क्यों? क्योंकि पुनीत सुपरस्टार एक समय में प्रॉब्लम सॉल्वर था, पर आज वो प्रॉब्लम क्रिएटर बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि लोग बोर हो रहे हैं उसको दोबारा देख के। तो बोरियत से दूर भागने के लिए लोगों ने मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट का साथ लिया, और उस एंटरटेनमेंट का रस खत्म होते ही वापस बैक टू पवेलियन आप बोर्डम पे चले आए। अब एक नया आपको चाहिए, तो आप कहोगे नया मिल तो रहा है, कुछ ना कुछ नया कंटेंट आता रहेगा, कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग होता रहेगा। नई बीवी ले आओ, नई कार ले आओ, नई औरत ले आओ, नई स्त्री ले आओ, नए बच्चे पैदा कर लो, नया हवाई जहाज ले आओ। क्या दिक्कत है? लगे रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों? मैंने आपसे क्या बोला? साइकोलॉजिकल का निवारण फिजिकल में नहीं है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन आपने आधी जंग लड़ ली, खत्म। एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट विक्ट्री। सबसे बड़ी जो जीत है ना, वो एक्सेप्टेंस है। आगे का थोड़ा बाद में देखेंगे, अगर इसमें कुछ रिसर्च होती है आगे तो और भी चीज़ों में मैं थोड़ा सा लेके आऊँगा इसको। अल्टीमेटली जिस प्रॉब्लम से आप उठे, आप उसी प्रॉब्लम पे आप वापस गिर जाओगे आके, राइट? तो आप एक के बाद एक अगर सोल्यूशन निकालते जाओ तो आपको समझ में आएगा कि ये एक लूप है, और हर एक नई सोल्यूशन एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बिजनेस में इसको काफ़ी देखा जाता है कि अगर पानी पूरी वाले 4-5 लगाए हुए हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम के अनुसार एक नया कंपटीशन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक बड़ा अच्छा एग्जांपल था वो, जो कि मुझे बहुत प्यारा एग्जांपल लगा वो देख के, कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, अल्टीमेट मार्केटिंग प्लान। अभी स्टार्ट करी है रिसेंटली मैंने, डैन कैनेडी की है। उसमें इटली में एक किस्सा हुआ, वाकया, कि आप तो जानते हैं इटली जो है वो पिज़्ज़ा का शहर है। तो पिज़्ज़ा वहाँ पे बहुत प्रचलित था। वहाँ पे एक दुकान वाला था, उसको पिज़्ज़ा खोलना था, और पिज़्ज़ा चालू हुआ था $12 से, गिरते गिरते पिज़्ज़ा आ चुका था $7 पे। जैसे कि लोग कहते हैं अगर वो 10 का बेच रहा है तो हम 9 का बेचेंगे, वो 9 का बेच रहा है तो हम 8 का बेचेंगे। तो प्राइस को लो करिए, थोड़ा सा लो कर दीजिए, और लो और लो और लो और नीचे लो कर दीजिए। तो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है बिजनेस में। तो डैन कैनेडी गए उनके पास, या कुछ ऐसे कुछ सीन बना, कुछ उनको पता चला, तो दुकान वाले को उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो कि कुछ अलग हो। तो दुकान वाले बैठे और ये लोग का एक प्लान बनाया, और आज की डेट में वो प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है। बहुत पहले 80s की बात है, और आज की डेट में बहुत बड़ा वो पिज़्ज़ा कंपनी बन चुकी है। नाम नहीं आ रहा है कंपनी का। उस कंपनी ने क्या किया कि पिज़्ज़ा फॉर डायबिटीज़ पेशेंट चालू कर दिया, और प्राइस रखा $25। जो पिज़्ज़ा $5 या $6 तक पहुंच गया था,
उसी पिज़्ज़ा में थोड़ा बहुत चेंज करके डायबिटीज़ पेशेंट्स को खिलाने के लिए उन्होंने $25 सीधा रख दिया। बड़ा ख़तरनाक मामला है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो मार्केटिंग में हमेशा जब भी मैं डैन कैनेडी की कोई भी बुक पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि इनडायरेक्टली वो हमेशा ऑब्जर्वेशन करने की बात करते हैं। तो मार्केटिंग में ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा वो है कि आपके जो फंडामेंटल्स है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन लूप है, वो कैसे अप्लाइड हो रहा है 1 2 3 4 5 6 अलग अलग कंटेक्स्ट में, ये थोड़ा समझना पड़ता है। हम समझ तो लेते हैं थ्योरी कि आज पार्थ सर ने बता दिया नया कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन लूप बता दिया सर ने, ठीक है। अब उसको हम अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भों में कैसे आवेदन करें उसका, हमें वो समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपका ध्यान हमेशा टिक के रहना चाहिए आपके क्वेश्चन पे। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अगर आप व्याकुल हो जाओगे, विकर्षित हो जाओगे, लोग विकर्षित हो जाते हैं, सेंसेस में चले जाते हैं। आपको उसी क्वेश्चन पे रहना होता है, आपको बर्न करना पड़ता है वो क्वेश्चन अपने अंदर, तब जाके आप उस पर, आपका फोकस उस पर रहेगा। फिर आपको निकल के आएगा कि हाँ ये किस में कैसे अप्लाइड है। तो जब वो बुक पढ़ी, पिज़्ज़ा फॉर डायबिटिक समथिंग लाइक दैट, बहुत बड़ी चेन है, आप इटली में सर्च कर सकते हैं, गूगल पे कोई होगी। $25 का पिज़्ज़ा वो बेचना चालू कर दिया। तो ये है सारा का सारा। तो एवरी प्रॉब्लम इज created by a particular shop or a particular business. Let's say कि अगर कोई लीकर स्टोर है तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बताइए? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा होगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? कुछ तो ऐसा होगा जो वो क्रिएट कर रहा होगा, जैसे कि लोगों को दारू पीने के बाद बर्फ खरीदना जरूरी लगता है ना? तो बर्फ की प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि नहीं हुई? चखने की प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि नहीं हुई? तो इस तरीके से सारी की सारी चीजों को आपको समझना पड़ता है। अगर आप पूरा पैकेज जो है साथ में दे दो अपनी दुकान में कि हम आपको दारू के साथ बर्फ भी देंगे, हम आपको दारू के साथ ये भी देंगे, 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 और पूरा पैकेज आप बना के उनको दे दो, और उतनी ही प्राइसिंग में दो जितनी प्राइसिंग में आप शराब दे रहे हो, तो आप एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्रिएट कर लोगे अपने लिए। यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन और प्रपोजिशन, you have to have a USP which is created by a problem. So this is how it is applied in business, but I don't want to discuss a lot of business with you because you might not be interested in that. So ये अलग अलग क्षेत्र में भी अप्लाइड है। शादी करना है तो वो एक सोल्यूशन, वो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का हल करेगा, वो है सेक्स और इमोशनल सपोर्ट, लेकिन वो और प्रॉब्लम्स ले आएगा आपके जीवन में। ये मत सोचो नहीं लाएगा, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स लेके आएगा। फिर आप तलाक दोगे तो इतनी आसानी से वो प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। तलाक से आप मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी आपकी, तो लेकिन आपको एलिमनाई और मैट्रिमनी देनी पड़ेगी। तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो अब आप कहोगे यार करे तो करे क्या? करना कुछ नहीं है, चुनाव करना सीखो। चलिए, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू गाइस। आज थोड़ा थका हुआ हूँ, फिर कभी अच्छे से पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।